नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। देखिए, जब भी पति पत्नी में डिस्प्यूट हो जाता है और उसके बाद पत्नी जाकर एफआईआर दर्ज करवाती है, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद पति के साथ क्या-क्या हो सकता है, आज के इस वीडियो में एफआईआर दर्ज होने से लगा के जो केस चलता है और उसके बाद उसके जजमेंट तक की जितनी पूरी कानूनी प्रक्रिया है, उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आज के माहौल में इस तरीके के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और ये पूरी प्रक्रिया के बारे में एक आम व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता होता और ऐसी स्थिति में अगर मालूम होता है पहले से कोई चीज तो उसको करने में, उसको समझने में आसानी होती है। इस उद्देश्य से मैं इस वीडियो को बना रही हूँ ताकि आपको हर स्टेप की जानकारी हो जाए कि जब एफआईआर करने पत्नी पहुंच जाती है उसके बाद से लगा के किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपका केस दर्ज होता है और केस फिर वो पहुंचता है न्यायालय तक और फिर कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं जिन्हें पार करके आप जजमेंट तक पहुंचते हैं और किस स्थिति में जाकर फैसला होता है। तो ये सारी प्रक्रिया आपको जाननी चाहिए। तो आज के इस वीडियो का यही टॉपिक है। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट लीगल इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इन केस अगर आपकी भी कोई लीगल समस्या है या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, आपको मेरी मदद की जरूरत है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एफआईआर जब दर्ज होती है तो क्या होता है। पत्नी थाने जाती है, एफआईआर दर्ज करवाती है तो इमीडिएटली एफआईआर दर्ज हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। लॉ के अकॉर्डिंग अगर पत्नी के लगाए हुए आरोप गंभीर हैं यानी स्पेसिफिक हैं तो हो सकता है कि एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन बहुत सारे मामलों में पुलिस पहले शिकायत दर्ज करती है, कंप्लेंट दर्ज करती है। अगर ऐसे ही जनरल आरोप हैं तो उसमें क्या होता है कि पुलिस दोनों पक्षों को बुलाती है और बुला के थाने में सेटलमेंट कराने की कोशिश करती है, दोनों पक्षों की काउंसलिंग करती है। देखिए, ये पुलिस के विवेक के ऊपर निर्भर करता है और ये कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है, लेकिन पुलिस चाहती है कि मामला यहीं पर तय हो जाए तो कोई बात आगे क्यों बढ़े। इसलिए मामला अगर यहीं सेटल हो जाता है, यहीं पर काउंसलिंग करके उन दोनों पक्षों को समझाया बुझाया जा सकता है, एक साथ किया जा सकता है तो कर दिया जाए। लेकिन अब जानते हैं कि मान लीजिए सेटलमेंट ये जो पुलिस करवा रही थाने में सेटलमेंट फेल हो जाता है, तब क्या होगा। ऐसे में एफआईआर दर्ज हो सकती है और एफआईआर दर्ज होने के साथ साथ या फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद पत्नी को जो डावरी का सामान मिला था, जो स्त्री धन कहलाता है, उसके बारे में भी कार्रवाई होती है। इस स्टेज में पुलिस पति से कह सकती है कि जो भी सामान और जो भी डावरी आपको पत्नी पक्ष से मिली है वो सब सामान यहाँ पे लाया जाए, उसकी लिस्ट बनाई जाए, उसे रिकॉर्ड पे लिया जाए और पत्नी को सौंपा जाए। और ये जो पूरी प्रक्रिया है यानी कि सामान ला के उसकी लिस्ट बना के और पत्नी को सौंपने वाली ये सारी प्रक्रिया जो है वो 406 आईपीसी स्त्री धन लॉ के अकॉर्डिंग बिल्कुल वैलिड है। अब चलिए दूसरा स्टेप आता है कि पुलिस में एफआईआर जब दर्ज हो जाती है उसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है। तो सबसे पहले पुलिस पत्नी की एफआईआर दर्ज करती है और उसका बयान लेती है और पत्नी का स्टेटमेंट लेने के बाद उसके दस्तावेजों को यानी उसके सबूतों को और गवाहों को रिकॉर्ड पर लेती है। अब इसके बाद अगर नोटिस है गिरफ्तारी की तब क्या होगा। तो देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अरनेश कुमार का। इसके अनुसार जिन अपराधों में 7 साल तक की सजा है, जैसे कि 498 है, 406 है, उसमें गिरफ्तारी ऑटोमेटिक नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर पुलिस आरोपी को सेक्शन 41 ए सीआरपीसी या नए कानून में कहें तो सेक्शन 35 बीएनएसएस की नोटिस देती है। इसका मतलब होता है कि आरोपी जांच में सहयोग करेगा, लेकिन हर केस में ये बात जरूरी नहीं है, ये लागू नहीं होता कि वो आरोपी को नोटिस दे। अगर पुलिस को लगता है कि आरोपी पति फरार हो सकता है, सबूत मिटा सकता है या फिर शिकायतकर्ता पत्नी को डरा सकता है, धमका सकता है या चोट पहुंचा सकता है, तो ऐसे में पति को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अब चलिए जान लेते हैं कि पुलिस से पूछताछ के समय पति को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए।
जब आप थाने जाते हैं, पुलिस आपसे पूछताछ करती है, आपके बयान को नोट करती है, तो ऐसे समय आपको ये बात पूरी तौर से ध्यान में रखनी है कि बिना किसी योग्य वकील के सलाह के कोई भी सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग बयान जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है, वो बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको अपना पक्ष शांति और सम्मान के साथ रखना है। अब बारी आती है परिवार के सदस्यों के नाम के बारे में। देखिए, अक्सर देखा जाता है कि पत्नी जब शिकायत करती है तो अपने शिकायत में ज्यादातर पति के साथ साथ उसके परिवार वालों के नाम भी जोड़ दिया करती है। लेकिन जुडिशियल सोच आज की ये है, हर रिश्तेदार को, हर फैमिली मेंबर को 498 के मामलों में ऑटोमेटिक आरोपी नहीं बनाया जा सकता। पुलिस और कोर्ट को ये देखना होता है कि एक्चुअली किसका रोल इस मामले में है या किसका नहीं है। जिन परिवार वालों का कोई रोल नहीं होता है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान या फिर कोर्ट की कार्रवाई के दौरान उनके नाम हटा दिए जाते हैं। और अब आते हैं एंटीसिपेटरी बेल की स्थिति में क्या करना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी क्लेरिफिकेशन है। ये कोई गलती नहीं है, बल्कि एंटीसिपेटरी बेल एक कानूनी सुरक्षा है और हर मामले में घबराकर तुरंत एंटीसिपेटरी बेल लेना भी सही नहीं होता है, क्योंकि हर मामले में इसकी जरूरत नहीं होती और ये केस टू केस डिपेंड करता है कि मामला क्या है, केस के फैक्ट्स क्या हैं, और इसके लिए आपको वकील की सहायता लेना बहुत जरूरी है। और अब आता है अगला स्टेप, चार्जशीट और कोर्ट की कार्रवाई का। देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद चार्जशीट तैयार करती है और कोर्ट में उसे दाखिल करती है। अब आरोपी पति या फिर उसके परिवार वालों को चार्जशीट के समय या फिर कोर्ट के द्वारा भेजे गए सम्मन के बाद कोर्ट में हाजिर होना होता है। और फिर बारी आती है बेल की। 498 और 406 जैसे मामलों में आमतौर पर कोर्ट रेगुलर बेल दे दिया करती है, क्योंकि कानून कहता है कि जहां पर गिरफ्तारी की जरूरत न हो वहां पर आरोपी को जेल नहीं भेजना चाहिए। हालांकि बेल आरोपी के बिहेवियर, उसके कंडक्ट और उसके केस के क्या फैक्ट्स हैं, इस पर डिपेंड करती है। और उसके बाद आती है ट्रायल की प्रक्रिया। ट्रायल में आरोप समझाए जाते हैं, पत्नी को अपने आरोपों को साबित करने का मौका मिलता है और गवाह पेश किए जाते हैं। अगर लीगली बात करें तो आरोपों को साबित करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो शिकायतकर्ता की होती है या फिर प्रोसिक्यूशन की होती है, यानी कि जो शिकायत करता है। और यहाँ पर एक ये कड़वी सच्चाई है कि इस तरीके के जो मैट्रिमोनियल आपराधिक केसेस हैं वो 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल और उससे ज्यादा भी चलते रहते हैं। और कई बार क्या होता है कि कोर्ट जब देखती है कि दोनों पक्षों में सेटलमेंट की संभावना है, तो गवाही में कोर्ट समय ज्यादा लिया करती है कि हो सकता है कि इसके बीच में दोनों पक्षों में सेटलमेंट हो जाए। अब लास्ट स्टेज आती है डिफेंस की और कोर्ट के फैसले की। जब दोनों पक्षों की गवाही और बहस पूरी हो जाती है तो फैसला सुनाया जाता है। कोर्ट सबूतों और गवाहों के आधार पर अपना फैसला सुनाती है। आरोप अगर पत्नी साबित कर देती है तो पति को कन्विक्ट कर दिया जाता है, या फिर जो भी उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको कन्विक्ट कर दिया जाता है। और अगर साबित नहीं होते हैं आरोप तो पति को एक्विट कर दिया जाता है, यानी कि छोड़ दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। देखिए, ये वीडियो एक सामान्य जानकारी के लिए है। हर केस की सिचुएशन, हर केस की परिस्थितियां और हर केस के फैक्ट्स अलग अलग होते हैं, इसलिए कोई भी कदम उठाने के पहले आपको अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार किसी क्रिमिनल लॉयर से बहुत ही अच्छी तरीके से सलाह लेकर ही वो कदम उठाना है। तो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके बहुत काम का है और आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को नमस्कार।